हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी इन कॉमर्स का यूनिट नंबर 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। देखो, सबसे पहले हमें रिसर्च का मतलब ही पता होना चाहिए कि रिसर्च होता क्या है। तो रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज को सर्च करना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। रिसर्च इंक्लूड्स एनी गैदरिंग ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। मतलब हमें डाटा को गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स को गैदर कर रहे हैं ताकि फर्दर हम उस नॉलेज की एडवांसमेंट कर सकें। ठीक है, रिसर्च के बेसिकली 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं हम। सबसे पहले पोज अ क्वेश्चन, सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है। उसके बाद उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम कलेक्ट करते हैं डाटा ताकि हम उस क्वेश्चन को आंसर कर सकें। उसके बाद प्रेजेंट एंड आंसर टू द क्वेश्चन। उसके बाद जब हमें आंसर मिल जाता है, उस आंसर को हम क्या कर देते हैं? प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें पता होनी चाहिए क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्च वर्कर। जो कोई भी रिसर्च वर्कर है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक तो वो एरर्स ना करे। जो रिसर्च वर्कर है वो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, अपने काम में कंसिस्टेंट होना चाहिए, डिटर्मिन्ड होना चाहिए, उसके अंदर एंड्योरेंस होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए काम करने की, ऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए अपने काम को लेके, पेशेंस होनी चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए, टाइम कॉन्शियस होना चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज हैं जो किसी भी रिसर्च वर्कर के में होनी चाहिए। ठीक है, इसको लर्न करने की ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। आप ऐसे लर्न कर सकते हो, जैसे आपको कोई भी क्वालिटी सोचनी है, आप ना अल्फाबेट वाइज स्टार्ट हो जाओ। जैसे ए से अवॉइड एरर्स, बी सी के आगे ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, सी से कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंटिन्यूअस वर्किंग होना चाहिए, डी से डिटरमाइंड होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, ई से एंड्योरेंस होनी चाहिए, एफ से हम क्या सोच सकते हैं? फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ऐसे अल्फाबेट वाइज जब आप सोचोगे ना तो इजीली आपको जो क्वालिटीज है वो आती जाएंगी माइंड में। तो वैसे आप करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है साइंटिफिक मेथड। क्या होता है साइंटिफिक मेथड की? हमें डेफिनेशन जाननी है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिक मेथड रेफर्स टू लॉजिकल एंड रैशनल ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। मतलब साइंटिफिक मेथड आ गया तब हम रैशनल स्टेप्स लेंगे और लॉजिकल स्टेप्स लेंगे। ठीक है, जिसके कारण जो भी रिसर्चर्स हैं वो कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स बना सकते हैं और कोई भी तरह का बायस ना हो, या फिर अगर बायस हो भी तो वो मिनिमम लेवल पे हो। ठीक है, जब भी साइंटिफिक मेथड की बात होगी बेसिकली 5 टाइप की हम मेजर एजम्पशंस लेंगे। तो वो एजम्पशन कौन कौन सी हैं? पहली है ऑर्डर, सेकंड है एक्सटर्नल रियलिटी, थर्ड है रिलायबिलिटी, फोर्थ है पार्सिमनी एंड फिफ्थ है जनरलिटी। ठीक है, तो ऑर्डर मतलब जो भी चीजें हैं वो ऑर्डर में होनी चाहिए प्रॉपर। सेकंड पॉइंट है जो चीजें हैं वो एक्सटर्नली रियलिटी में हो पॉसिबल, ऐसे नहीं सिर्फ हम सोची जा रहे, रियलिटी में भी वो चीजें पॉसिबल हो, रिलायबल हो। और पार्सिमनी मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में हम उनको रिप्रेजेंट कर पाए। और जनरल मतलब जनरल अकॉर्डिंग, जनरल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको जनरल लाइफ के अकॉर्डिंग, जनरली एप्लीकेबल हो वो काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्टेजेस क्या है साइंटिफिक स्टडी की, तो बहुत सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं साइंटिफिक स्टडी की फर्दर फॉलो करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे। कोई भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आए तभी रिसर्च वर्क स्टार्ट होगा। उसके बाद उसकी बैकग्राउंड में रिसर्च करेंगे कि हाँ बैकग्राउंड में उसके क्या क्या था। उसके बाद हम अपनी हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है या जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कंडीशन कि हाँ वो काम कर रहा है। उसके बाद एनालाइज करेंगे और कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेंगे। अगर तो रिजल्ट्स अलाइन कर रहे हैं हाइपोथेसिस के साथ तो भी देखेंगे। अगर रिजल्ट्स नहीं अलाइन कर रहे या पार्शियली अलाइन कर रहे हैं तो हम दोबारा से बैकग्राउंड चेक करके दोबारा से सारा एक्सपेरिमेंट दोबारा करेंगे। ठीक है, अगर तो अलाइन हो रहे हैं तो कम्युनिकेट कर देंगे डायरेक्टली रिजल्ट्स। और अगर अलाइन नहीं हो रहे या पार्शियली अलाइन हो रहे हैं तो जो डाटा है उसकी दोबारा थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च करेंगे और आस्क करेंगे नए नए क्वेश्चन, दोबारा से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद न्यू हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। और अगर प्रोसीजर काम ही नहीं कर रहा तो ट्रबल शूट प्रोसीजर करेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया था कि क्या क्या साइंटिफिक स्टडी की स्टेजेस होती हैं साइंटिफिक मेथड को फॉलो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है लॉजिकल मेथड्स। लॉजिकल मेथड्स में हम क्या चीजें यूज करते हैं? लॉजिकल मेथड्स में हम यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स, प्रीमाइसेस, एक्सियम्स, ताकि हम डिफाइन कर सके अगर कि कोई भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं वो रिजल्ट करेंगे कि जो हमारी रीजनिंग है वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है। ठीक है, और जो लॉजिकल मेथड्स हैं इससे हम दो तरह की रिसर्चेस करते हैं। एक तो हमारी होती है डिडक्टिव रिसर्च और एक होती है इंडक्टिव रिसर्च। इसकी जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिकल मेथड्स में हम बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स को यूज करते हैं, स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, प्रीमाइसेस को यूज करते हैं, एक्सिम्स को यूज करते हैं, ताकि हम ये पता लगा सके कि जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स है।
तो देखो बेसिकली अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स और इनके फिनोमिना के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है। इंड्यूस करना, इंडक्टिव रिसर्च मतलब इंड्यूस करना। इंडक्टिव रिसर्च begins with a research question and the collection of empirical data which are used to generate hypothesis and theory। तो जो इंडक्टिव रिसर्च है इसको बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। कैसी अप्रोच भी बोलते हैं? बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम जनरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब ब्रॉडर सेंस पे बात करते हैं, जनरल लेवल पे बात करते हैं। और ये एक तरह से हम बोल सकते हैं एक्सप्लोर करते हैं हम, एक्सप्लोरेटरी है और ओपन एंडेड है। इंडक्टिव रिसर्च कैसी है? एक्सप्लोरेटरी है और ओपन एंडेड है। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे उसका पैटर्न, ऑब्जर्वेशन, देन पैटर्न, देन टेंटेटिव हाइपोथेसिस, उसके बाद हम थ्योरी बनाएंगे। इसलिए हम नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं, इसलिए इंडक्टिव रिसर्च को बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। और जनरल सेंस की हम बात करते हैं ब्रॉडर लेवल पे। ठीक है, तो इंडक्टिव रिसर्च बिगिंस विद अ रिसर्च क्वेश्चन एंड द collection of empirical data which are used to generate hypothesis and theory। On the other hand, अगर हम deductive research की बात करें, deductive research approaches usually begins with a theory driven hypothesis which guides the data collection and analysis। तो जो deductive research है इसको हम बोलेंगे टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? थ्योरी। थ्योरी से हमने क्या किया? हाइपोथेसिस किया, उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन की एंड लास्ट में हमने कंफर्मेशन दे दिया। तो जो इंडक्टिव रिसर्च है उसमें हम ब्रॉडर जनरलाइजेशन की बात करते हैं और इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो डिडक्टिव रिसर्च है दैट इज टॉप डाउन अप्रोच और एक तरह से नैरो अप्रोच है, जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इंडक्टिव रिसर्च का और एक डिडक्टिव रिसर्च का। इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा है कि एवरी डॉग आई मेट इज फ्रेंडली, कि मैं जितने भी डॉग्स को मिला हूँ सारे डॉग्स क्या हैं? फ्रेंडली हैं। तो हमने इससे क्या इंड्यूस किया कि मोस्ट ऑफ द डॉग्स आर फ्रेंडली, कि जितने भी ज्यादातर डॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रेंडली होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से हम कहाँ तक पहुंचे? थ्योरी तक पहुंचे। ऑन द अदर हैंड जब हम रिड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास एक मेजर प्रीमाइस है जिसमें लिखा हुआ है ऑल मैमल्स हैव बैकबोन्स, और उसके बाद एक माइनर प्रीमाइस है जिसमें लिखा हुआ है ह्यूमंस आर मैमल्स। तो हम कंक्लूजन में पहुंच गए, मतलब एक तरह से कंफर्मेशन में पहुंच गए ना, दैट ह्यूमंस हैव बैकबोन्स। तो ये हो गया इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च के बीच में जो मेजर इनका क्रक्स डिफरेंस है, कि जो इंडक्टिव रिसर्च है दैट इज बॉटम अप अप्रोच और जो डिडक्टिव रिसर्च है दैट इज टॉप डाउन अप्रोच। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं द यूज ऑफ साइंटिफिक मैथड्स। देखो साइंटिफिक मेथड्स के बहुत ज्यादा जगह यूज होते हैं, ये साइंटिस्ट यूज करते हैं या हिस्टोरियंस भी यूज कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स एज वेल एज एनीवन हु वांट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम लॉजिकली और रैशनली, वो यूज कर लेता है साइंटिफिक मेथड्स। क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, उसमें प्रॉपर सारे कंसेप्चुअल से हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम डाटा बना ही रहे हैं तो हमारा ह्यूमन एरर भी हो सकता है। कोई बंदा जेन्युइनली इंटरनली ही चाहता है कि वो साइंटिफिक फ्रॉड करे, तो वो भी लिमिटेशन हो सकती है। डाटा इंटरप्रेट करते हुए हमारे में काफी कमियां हो सकती है, जिसकी वजह से हम डाटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ साइंटिफिक मैथड। उसके अलावा हम खुद बायस हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो डाटा है, हमने कोई गलती नहीं की, सपोज डाटा की खुद में ही काफी सारी कमियां हैं, तो उससे भी हो सकता है साइंटिफिक मेथड में लिमिटेशंस। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा रिसर्च का प्रोसेस भी पता होना चाहिए ताकि हम रिसर्च को अच्छे से समझ सके। तो देखो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम रिसर्च का प्रोसेस देखते हैं। रिसर्च प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट। तो रिसर्च का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, उसके बाद जितनी भी थ्योरीज हैं या कंसेप्ट्स हैं उनको रिव्यू किया, मतलब लिटरेचर को हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू द प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स, पूरा पुराना लिटरेचर जितना भी था उसको छान मार दिया, रिव्यू कर दिया। पहले सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम देखी हमने, उसके बाद लिटरेचर को क्या किया? रिव्यू किया। उसके बाद हमने फॉर्मुलेट कर ली जो हमारी हाइपोथेसिस है, हमारी हाइपोथेसिस को हमने क्या कर लिया? फॉर्मुलेट कर लिया। उसके बाद डिजाइन किया रिसर्च को, जितने भी सैंपल डिजाइन हैं सारे प्रोसेस फॉलो किया। उसके बाद एग्जीक्यूशन करेंगे ना, मतलब डाटा को कलेक्ट करेंगे काफी सारे वेज को फॉलो करके। हमारे पास काफी सारे ऑप्शन होंगे डाटा कलेक्शन के, उनमें से कोई भी जो हमें सुटेबल लगेगा उसको चूज करके हम डाटा को क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो डाटा है उसको हम एनालाइज करेंगे एंड लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? उसकी जो रिपोर्ट है, इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है उसको हम प्रेजेंट कर देंगे। तो हमने कैसे फॉलो किया रिसर्च का प्रोसेस? सबसे पहले हमने डिफाइन कर दी रिसर्च की प्रॉब्लम, उसके बाद जितना भी लिटरेचर है उसको रिव्यू किया, उसके बाद फॉर्मुलेट किया हाइपोथेसिस,
मैंने रिसर्च डिजाइन किया, देन कलेक्शन की, देन एनालिसिस, देन इंटरप्रिटेशन एंड देन रिपोर्ट। उसके अलावा फीड फॉरवर्ड और फीडबैक तो होता ही रहता है कि जब हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है या बीच में हम फीड फॉरवर्ड या फीडबैक देते रहते हैं कि जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली फॉलो भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोच टू अ रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, कि हम किस पर्पस के रिगार्डिंग ये रिसर्च कर रहे हैं, हम इतने सारा मेथड फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो हमारे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। या तो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या हम कुछ टेस्ट आउट करना चाहते हैं, या हम कोई भी प्रॉब्लम है हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमारे पास नहीं है, उन प्रॉब्लम्स को क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। तो इन रीजंस की, इन पर्पसेस की वजह से हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब अगर फंक्शंस इन रिसर्च, रिसर्च में बहुत सारे फंक्शंस भी होंगे, तो जो रिसर्च है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उनके अलग अलग फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए करवाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, उसने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करवाया, तो उसका पोटेंशियल सक्सेस देखने के लिए वो रिसर्च वर्क करवा सकती है। या कोई कंपनी है जिसको काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई भी अपनी उनकी ग्रोथ में लगा लो, या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस कंपनी को सॉल्यूशन चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो कंपनी उनके सॉल्यूशन जानने के लिए रिसर्च करवा सकती है। तो फंक्शंस इन रिसर्च डिपेंड करेगा कि आपकी नीड क्या है, आपका पर्पस क्या है रिसर्च का। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आप मेयर कर सकते हो आपकी ब्रांड की अवेयरनेस कितनी है, मेयर कर सकते हो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दी है, तो आप ट्रैक करना चाहते हो कि जो आपकी एड्स हैं वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट। ठीक है, उसके अलावा आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, या फिर अपनी मैनेजमेंट की क्वालिटी चेक करना चाहते हो, या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना चाहते हो। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं रिसर्च के जो जिसकी वजह से हमारे जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है, अभी रिसर्च प्रोग्राम क्या होता है। रिसर्च प्रोग्राम कोऑर्डिनेट्स सेवरल प्रोजेक्ट्स दैट शेयर अ कॉमन रिसर्च गोल। जैसे हमारा कोई भी रिसर्च गोल है जो कॉमन है, तो उसके अंदर जितने भी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आएंगे वो रिसर्च प्रोग्राम कहलाएगा। तो रिसर्च प्रोग्राम एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे सब प्रोग्राम्स आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें एक रिसर्च प्रोग्राम का, वो कैसा है, इसमें एक मेन प्रोग्राम आ गया, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सब प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो रिसर्च प्रोग्राम है दैट कोऑर्डिनेट्स सेवरल प्रोजेक्ट्स दैट शेयर अ कॉमन रिसर्च गोल। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चैनल को। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू रिसर्च। अब हमें ये पता लग गया कि रिसर्च प्रोग्राम क्या होता है और हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं रिसर्च के थ्रू। अब हम थोड़ा प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू रिसर्च में क्या चीजें आएंगी, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिकली 3 मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना ना, उसके बेसिकली 3 मेन एट्रीब्यूट्स होंगे। एक तो जो प्रॉब्लम है वो एक तरह की अननोन वैल्यू है, दूसरा उसमें हमें मेंटल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मतलब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड जो प्रॉब्लम है दैट एंगेजेस द कॉग्निटिव एंड सोशल एक्टिविटीज। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है दैट एंगेजेस कॉग्निटिव एंड सोशल एक्टिविटीज एंड आल्सो रिक्वायर्स द मेंटल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन अननोन वैल्यू। तो अब लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसमें स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम है ही क्या। जब हमें प्रॉब्लम पता ही नहीं होगी तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एंड रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी पोटेंशियल प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे एंड रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉब्लम को। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जितनी भी पॉसिबल स्ट्रैटेजीज है। पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, देन प्रॉब्लम को डिफाइन किया, थर्ड में हम जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं उनको एक्सप्लोर कर लेंगे। देन फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम वो स्ट्रैटेजीज पर एक्ट करेंगे, वर्कआउट करेंगे उन स्ट्रैटेजीज पे। उसके बाद जब अपने वर्कआउट भी कर लिया, देन विल बी लुकिंग बैक एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्ट्स। देखने के बाद हम उस पर दोबारा देखेंगे कि हाँ क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। और जो प्रॉब्लम्स है, क्या सभी की प्रॉब्लम सेम होती हैं, सारे रिसर्च वर्कर्स की प्रॉब्लम सेम होती है, नहीं। जो रिसर्च वर्कर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत सारे कंट्रास्ट्स में वेरी करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कईयों की प्रॉब्लम्स तो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होती हैं और कईयों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इल स्ट्रक्चर्ड होती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स कैन बी वेल स्ट्रक्चर्ड और प्रॉब्लम्स कैन बी इल स्ट्रक्चर्ड।
प्रॉब्लम जो वेल स्ट्रक्चर्ड है वो इनस्ट्रक्चर्ड वाली से डिफरेंट होती हैं. एंड सम प्रॉब्लम्स कैन बी सिंपल एंड सम प्रॉब्लम्स कैन बी कॉम्प्लेक्स. सो प्रॉब्लम्स ऑल्सो वेरी इन कॉम्प्लेक्सिटी. तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे कंट्रास्ट में एक दूसरे से क्या करती हैं, वेरी करती हैं. ठीक है. अब जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी काइंड्स की हो सकती हैं. ठीक है. कुछ प्रॉब्लम्स के मैंने यहाँ पे नेम लिख दिए हैं ताकि आपको समझ आ सके. टोपोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग या काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं. जैसे एक तो हो गया स्टोरी या वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स. जैसे कोई स्टोरी आ गई या वर्ड आ गया, उसके बेस पे प्रॉब्लम्स होगी, वो होगी स्टोरी या वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स. सेकंड हो गया लॉजिक प्रॉब्लम्स. थर्ड हो गया डिलेमास. फोर्थ हो गया डिजाइन प्रॉब्लम्स. फिफ्थ हो गया डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स. सिक्स्थ हो गया डायग्नोसिस. सेवेंथ हो गया एल्गोरिथम. एट्थ हो गया एनालिसिस प्रॉब्लम्स एंड एट्थ हो गया एनालिसिस प्रॉब्लम्स. एट्थ हो गया रूल यूजिंग. नाइन्थ हो गया ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स एंड 10th हो गया स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स. तो ऐसे बहुत सारी टाइप्स की फर्दर क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं. इन सभी प्रॉब्लम्स का कॉजेस अलग होते हैं और ये सारी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिस वे में वो रिप्रेजेंट की जाती हैं. ठीक है. अभी फॉर एग्जांपल सबसे पहले है स्टोरी और वर्ड प्रॉब्लम्स. जो स्टोरी और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनको हम वर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या स्टोरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, हाउ लॉन्ग फॉर अ कार ए टू ओवरटेक कार बी, और ये दोनों अलग अलग स्पीड्स पे ट्रैवल कर रही है. तो ये आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई ना, कितना टाइम लगेगा इनको ट्रैवल करने में. तो ये एक तरह से स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम होगी. ठीक है. इसमें स्टोरी डिफाइंड है ना, स्टोरी या वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होगी, वर्ड्स के थ्रू ही डिफाइंड है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉजिक प्रॉब्लम. जैसे आपके पास कोई लॉजिक है, आपको लॉजिक बताना है. जैसे क्यूबिक्स, आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हो ना, उसमें लॉजिक बताना होता है, हाँ कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे. उसमें उसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं उसको सॉल्व करने के. तो लॉजिक प्रॉब्लम में फॉर एग्जाम्पल रूबिक्स क्यूब आ गया. ठीक है हमारे पास. नेक्स्ट है हमारे पास डिलेमास. डिलेमा मतलब कंफ्यूजन. जैसे कोई भी हमें कंफ्यूजन है, शुड वॉज डिमोनेटाइजेशन अ राइट डिसीजन और अ रॉन्ग डिसीजन. तो हम डिलेमा में हैं या कुछ मतलब कुछ भी किसी भी काइंड का आ गया कि हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए वेल्थ को थ्रू टैक्स पॉलिसीज या नहीं, कुछ भी डिलेमा आ गया, वो भी एक तरह की प्रॉब्लम है. नेक्स्ट है डिजाइन प्रॉब्लम. कोई भी चीज आप डिजाइन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिज को डिजाइन कर रहे हो या करिकुलम बना रहे हो स्कूल का, कोई भी कुछ डिजाइन करो, वो प्रॉब्लम हो सकती है आपकी रिसर्च के लिए. नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स. आपको कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दैट इज डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे जॉब अच्छी मिल रही है बट आपको रूरल एरिया में रहना पड़ेगा. तो शुड यू शिफ्ट फॉर द न्यू जॉब और नॉट. तो दैट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, राइट. नेक्स्ट है डायग्नोसिस. डायग्नोसिस आपको किसी भी चीज का डायग्नोसिस करना है, डायग्नोस करके बताना है कि वो चीज कैसी है. तो डायग्नोसिस में आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल हाउ शुड आई सिट फॉर द फाइनल एग्जाम, कि मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ. तो आप डायग्नोसिस करोगे कि हाँ मैं ऐसे करके पढ़ूंगा तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप डायग्नोसिस करोगे उस चीज का. ठीक है. जब भी एल्गोरिथम की बात आएगी तो आपको पता है एल्गोरिथम मतलब मैथ्स. मैथ्स मतलब कैलकुलेशन करोगे आप. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है या कोई एंगल बाइसेक्शन के बारे में बताना है, स्पीड डिस्टेंस टाइम के बारे में बताना है, वो सारा एल्गोरिथम का पार्ट होगा. नेक्स्ट है एनालिसिस प्रॉब्लम. आपको कोई चीज एनालाइज करनी है और आपको उस चीज को एनालाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हो गया, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी फिर उसके रिगार्डिंग. तो एनालिसिस प्रॉब्लम में आएगा. जैसे आप डिसाइड करना चाहते हो कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो ना करो, तो आप सारा मार्केट को एनालाइज करोगे कि हाँ मार्केट कैसे चल रही है. उसके बाद आप डिसीजन पे आओगे कि हाँ आपको जो म्यूचुअल फंड्स है उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है. उसके बाद आगे रूल यूजिंग प्रॉब्लम्स. रूल यूजिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है. रूल यूजिंग प्रॉब्लम मतलब आप कोई भी रूल्स यूज कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे हम बात करें, अगर प्रूव करना है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स इक्वल हैं या नहीं, तो आप कोई भी रूल्स अप्लाई कर रहे हो या कोई मतलब थ्योरीज अप्लाई कर रहे हो, वो क्या आ गया, रूल यूजिंग प्रॉब्लम का पार्ट आ गया. नेक्स्ट आ गया ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स. ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स में क्या आएगा, ट्रबल शूटिंग मीन्स व्हाई वोंट द कार स्टार्ट. तो आप ट्रबल शूट करके देख रहे हो ना कि हाँ क्यों नहीं हो रही, ट्राई कर रहे हो उन चीजों को, वो आ गया. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स. तो स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस प्रॉब्लम में काफी सारी स्ट्रैटेजीज के रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम होती है, तो दैट इज स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स. बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.